हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था। जैसे मैंने बताया है कि बीच बीच में जो जो टर्म्स आएंगी मैं साथ साथ में उनको क्लैरिफाई करती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज़। तो हम कैश आया मेरे बिजनेस में कैपिटल के थ्रू। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो क्रेडिट परचेज हुई है यानी उधार माल आया है, क्या है 18,000, यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ है और मेरा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर को मैं पेमेंट करूंगी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। देखिए मैंने परचेज गुड्स किया था 18,000 का, लेकिन मैंने पेमेंट कितना की है 17,500। तो कैसे ट्रीट करेंगे मैं बताऊंगी। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज़ कैश कितना है 20,000 रुपीज़। मैंने मशीनरी परचेज की है 20,000 इन कैश में, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। मैं लिख रही हूँ डेप्रिसिएशन, ध्यान से समझिएगा, छोटा सा टॉपिक है। डेप्रिसिएशन होता है एक तरह का एक्सपेंस है और इसको हम बोलते हैं घिसावट। क्या बोलते हैं हिंदी में घिसावट। और पता लग रहा है घिसावट मतलब कोई चीज़ घिस रही है। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है फिक्स्ड एसेट पे। किस पे लगता है? ओनली ऑन फिक्स एसेट। ये क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है। खर्चा एक तरह का, किसका? कंपनी का, बिजनेस का। और किस पे अप्लाई होता है? ओनली फिक्स एसेट पे, यानी लैंड, प्लांट, मशीनरी, है ना, कोई मोटर व्हीकल है। अब ये बात ध्यान रखें, मैं यहाँ पे लैंड लिखा है। क्या लिखा है? लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इस पे हमेशा एप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? एप्रिसिएशन। क्योंकि आपने कभी देखा है कि लैंड को घिसते हुए? हाँ, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग घिसती है, ठीक है, प्लांट घिसेगा, बिल्डिंग घिसेगी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन लैंड की कोई मेंटेनेंस नहीं है, कभी कोई रिपेयर नहीं चाहिए, हमेशा लैंड बढ़ती है। जैसे लैंड बढ़ रही है, जैसे लैंड आज 1 लाख रुपए की है, 2 साल के बाद शायद 5 लाख की हो जाए, यानी लैंड को एप्रिसिएशन मिलता है। कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो अभी इतना ही समझिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है जो सिर्फ फिक्स एसेट के ऊपर लगता है और फिक्स वैल्यू, जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू को कम करता है। क्या करता है? ये डिक्रीज करता है फिक्स्ड वैल्यू की वैल्यू को। यानी हर साल अगर मैं 1 लाख रुपए की मशीनरी है मेरी, और अगर मेरे पास 10% के हिसाब से या मेरे 1,000 रुपये के हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है पर एनम, तो ये हर साल 1,000 रुपये माइनस होता चला जाएगा। हर साल 1,000 रुपये माइनस होता चला जाएगा। ये पूरा एक चैप्टर है। आगे आप क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस है, हमारे बुक में एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। जब डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा तो उसको और अच्छे से ब्रीफली समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझेंगे कि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे मतलब डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के ऊपर लगता है और ये फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 70,000। तो यानी असेट में कैश आ गया, ठीक है, कितने से? 70,000 से, यानी बिजनेस में हमारा कैश आ चुका है और कैपिटल में 70,000 रुपीज़। पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, राइट। 70,000 एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज़ 70,000 एज इट इज़ लिख देते हैं। लायबिलिटी में कुछ नहीं आया, छोड़ देते हैं। इक्वल टू का साइन लगाना है। सेकंड बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज़ 18,000। मैंने क्रेडिट परचेज किया है, यानी मेरे पास स्टॉक आया है ना, स्टॉक मैंने आया है। कितने का आया है? ये सेकंड ट्रांजेक्शन है, 18,000 का स्टॉक आया है, यानी मैंने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया है। तो क्या बन गया मेरे लिए? एक लायबिलिटी बन गई जो मैं इन फ्यूचर पे करूँगी। कितने का लायबिलिटी बन गई मेरी बन गई 18,000 की, ठीक है। ये मेरी सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, राइट। अब देखो 70,000 का एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 18,000 एज इट इज़,
इक्वल टू 18,000 प्लस 70,000। हमारी LHS और RHS अभी तक इक्वल चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट हमने दे दी है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, यानी जो मैंने 18,000 का जो क्रेडिटर बना हुआ है इसको मैंने सिर्फ 17,500 रुपये ही पे किया है, यानी मैंने कैश में 17,500 रुपये पे कर दिया और मैंने कहा भाई मेरे 18,000 के क्रेडिटर पूरे कंप्लीट हो गए, यानी यहाँ तो डिफरेंस आ गया, यानी मैंने तो 18,000 क्लियर कर दिए और यहाँ पे तो 500 रुपये कम है, तो ये नहीं, यानी मैंने देने थे 18,000 रुपये, दिए मैंने 17,500, यानी 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और जो प्रॉफिट होता है वो मैं कहाँ ऐड करती हूँ, प्रॉफिट हमेशा हमारी कैपिटल में ऐड होता है, तो ये हमारी तरफ से प्रॉफिट हो गया, एक इनकम हो गई हमारी, तो ये हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो देखो सर इसमें से हम माइनस करते हैं, 0 0 5, यहाँ पे बचे 9 9 में से 7 2 और यहाँ बचेंगे 5, ठीक है। 18,000 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया 0, है ना, नील लिख देते हैं, कोई नील लिख देते 0 लिख दो, 18 में से 18 0 हो गए, प्लस 17,500। अब बच्चों इसको दोनों को मिलाओगे ना तो 70,500 ही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ओह सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की जगह हमने क्या बोला, अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज़ कैश 20,000, मैंने मशीनरी परचेज की है कैश में 20,000 की, तो मशीनरी क्या है, एसेट है मेरी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मशीनरी। बच्चे ध्यान रखिएगा जब भी परचेज मशीनरी बोल रहा है, परचेज गुड्स नहीं बोल रहा, अगर जब गुड्स बोलता है तो स्टॉक आएगा, और अगर नाम लेता है किसी भी एसेट का, परचेज मशीनरी, परचेज बिल्डिंग, परचेज कार, परचेज फर्नीचर, तो वो असेट बनेगी, याद रखिएगा ये बात। सिर्फ गुड्स बोलता है, ठीक है, गुड्स बोलेगा, स्टॉक बोलेगा, तो वो स्टॉक बनेगा, ठीक है, परचेज होगी, वो परचेज में जाएगी। अगर अलग से कोई नाम है, फर्नीचर है, कार है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, तो वो असेट में बनेगा, फिक्स असेट में, ठीक है। रहेंगे दोनों, लेकिन मैं परचेज का और असेट का एक अलग से बता रही हूँ कि अलग अलग हो जाएगा। अभी उसमें बोल रहा है कि हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी कितनी खरीदी है 20,000 की, और मैंने कैश पे किया है, यानी कैश में से माइनस कर देंगे 20,000, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लियर, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,500 रुपये एज इट इज़ आएगा। इन सबको प्लस करेंगे ना 70,500 आएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है मेरी डेप्रीसिएशन। ट्रांजेक्शन फिफ्थ है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2000। डेप्रीसिएशन क्या बोला मैंने, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहाँ से होता है, कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। इसमें कोई कैश नहीं है, लेकिन ये किसको, किस वैल्यू को कम रिड्यूस कर रहा है, मशीन की वैल्यू को। मैंने बताया अभी कि ये हमेशा फिक्स असेट की वैल्यू को कम करता है। तो कितना रुपए कम हो रहा है, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मशीनरी 2,000 रुपये, यानी ये 2,000 की वैल्यू कम कर रहा है, किसकी, मशीन की। और यहाँ पर भी हमें 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा, जो हमारे लिए एक्सपेंस काउंट होगा, राइट। तो 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इक्वल टू, यहाँ पे हम एक प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हमारी नील है लायबिलिटी, यहाँ पर भी हटा देते हैं, और ये हमारे को 68,500, राइट बच्चों। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी हो गई, दिस इज़ द आंसर। कैश मेरे पास 32,500 बचा है, स्टॉक मेरा 18,000 बचा है, मशीनरी 18,000 की बची है, लायबिलिटी मेरे पास कुछ नहीं था क्योंकि क्रेडिटर था, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, कैपिटल मेरी पास बची है 68,500 की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सैलरी पे की है, यानी सैलरी मेरी एक्सपेंस है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर किसी भी चीज़ के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है,
यानी किसी एक्सपेंस के आगे वो आउटस्टैंडिंग लग गया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या बनता है, ये बनता है हमारी लायबिलिटी। क्या बनता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है, ये वाली लायबिलिटी जो होती है वो होती है करंट लायबिलिटी। वो हमें आगे समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, और ये करंट लायबिलिटी। यानी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस में चले जाएगा, देखिए अगर सैलरी हमारी चली जाएगी एक्सपेंस में, लेकिन वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ये किस में जाएगा, लायबिलिटी में। ये बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर सिंपल ये वेजेस लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ वेजेस लिखा होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ वेजेस होता, आउटस्टैंडिंग नहीं होता, तो ये एक्सपेंस काउंट होता। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लग गया तो ये क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो क्या बनता, लायबिलिटी, राइट। ऐसी है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। क्या है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट तो ड्यू है, देना है, बट दिया नहीं है अभी। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ठीक है, हमने दिया नहीं है, यानी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई है, तो हम उसको पे करनी है, राइट। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट मैंने पे कर दिया एडवांस में। जब कोई चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो हमारे लिए वो असेट बन जाती है, यानी हमने पहले से ही दे दिया, अब हमें आगे नहीं देना है, दिस इज असेट। हमने दिया नहीं लेकिन हमको देना है, दिस इज लायबिलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ईजी है, बस हमें ये याद रखना है इसके अंदर नई चीज़ आई है, आउटस्टैंडिंग। तो अगर किसी एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, और वो भी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी। इतना याद रखना है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। पहली ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो कैश कैपिटल तो है ही मेरे पास, कैश कितने का है, 50,000 का, लायबिलिटी कुछ नहीं है, प्लस कैपिटल 50,000। पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एज इट इज बैलेंस आ जाएगा नीचे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड हो गई है ₹2,000 की, ये एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, सैलरी पे हुई है, कुछ नहीं लिखा तो कैश में पे हुई है, यानी हमने ₹2,000 हमने सैलरी पे कर दी है। एक्सपेंस है तो किस में से जाएगा, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ये याद रखना है ना। ये कल भी हमने इसी बात पे बात की थी, आज भी मैं ये बता रही हूँ। एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस होगा, और जो भी मेरी इनकम है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगी। एज अ प्रॉफिट भी हम ऐड करते हैं कैपिटल में, और लॉस को माइनस करते हैं कैपिटल में से, राइट। ये हो गया मेरा 48,000 बैलेंस, और इसमें 48,000। अभी तक LHS और RHS इक्वल आ रहा है, ग्रेट। ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, अब आउटस्टैंडिंग लग गया तो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट। कितने की है, देखो आउटस्टैंडिंग अभी हमने पे नहीं किया, ये याद रखना, हमने अभी पे नहीं किया है, ₹200 मुझे पे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी में लिख देंगे ₹200, ठीक है। और किस में हमारा ये बढ़ जाएगा, देखिए खर्चा है ना, लायबिलिटी है ना, तो हमने पे नहीं किया है, तो हमें ₹500 हमारे इसमें से हम माइनस कर देंगे, और सॉरी ₹200, राइट। यहाँ ₹200 हमने माइनस कर दिया। इसमें कुछ नहीं हुआ था हमारा, 48,000 एज इट इज़ रखते हैं, 200 एज इट इज़, प्लस 47,800, राइट। फोर्थ करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, लेकिन अभी मैंने पे नहीं किया ₹100 का, ये भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे ₹100 का, राइट। और हमने अभी इसको पे नहीं किया है, माइनस करते हैं इसको भी। कैश हमने अभी कुछ दिया नहीं है किसी को भी, इसलिए 48,000 एज इट इज़ रहेगा इसका, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 300 हो गया, है ना। ये हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है, 300 की बन रही है आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारी वेजेस है, एक्सपेंस है, और हम इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, तो 47,700, राइट। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड रेंट इन एडवांस। मैंने रेंट पे कर दिया एडवांस में, यानी मेरे पास से
कैश चला गया, कितने रुपए कैश चला गया, 150 रुपये। मैंने कैश में पे कर दिया ना, एडवांस पे कर दिया। अब जब हम एडवांस पे करेंगे तो हमारे लिए एक प्रीपेड रेंट बन जाएगा, वो क्या होगा, असेट होगी। तो हम यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं, प्रीपेड, यहाँ पे हम प्रीपेड रेंट यहाँ लिख देते हैं और यहाँ हम 150 रुपये ऐड ऑन कर देते हैं। राइट, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं 47,850 प्लस 150, 300, 47,700। अब इनको हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये इक्वल आएगा। तो यानी RHS साइड, जो हमारी जो साइड है LHS साइड और RHS साइड इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 7। इसमें दो चीज़ आई हैं, एक प्रीपेड रेंट आया है, एक आउटस्टैंडिंग आया है। प्रीपेड मतलब हमारी करंट असेट है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी करंट लायबिलिटी है। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस 18,000 से, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 और क्रेडिट में उठाया 2,000 का, यानी टोटल माल कितने का हुआ, 5,000 तो कैश में और 2,000 क्रेडिट में, यानी टोटल माल कितने का हुआ, 7,000 का, है ना, 7,000 का टोटल हुआ। गुड्स सोल्ड हुआ है कैश में, 4,000 का गुड्स कैश आया है, लेकिन जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 2,400 की, यानी 1600 हमारे पास क्या आएगा, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। राइट, क्योंकि कॉस्टिंग कितने की थी, माल तो 2,400 रुपये का था, बिका कितने में, 4,000 में। रेंट पेड हुआ है 1,000 रुपीज़, यानी कैश में हमने रेंट पे कर दिया, और रेंट आउटस्टैंडिंग है यानी करंट लायबिलिटी है कितनी, 200 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस कर रहा है, हर उसमें पहली जो ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस स्टार्ट करने की होगी। तो कैश में कितना उसने पैसा लगाया है, उसने लगाया 18,000 और कैपिटल में कितनी आएगी, 18,000। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 18,000 एज इट इज़, लायबिलिटी में कोई कुछ नहीं है, 18,000 एज इट इज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, यानी कैश में मैंने गुड्स खरीदे 5,000 रुपये में और उधार माल खरीदा है 2,000 का, यानी टोटल स्टॉक कितने का हुआ, टोटल स्टॉक तो हुआ 7,000 रुपये का, यानी 7,000 रुपये का मैंने माल खरीदा है, जिसमें से 5,000 रुपये तो मेरे कैश चले गए, मैंने कैश में ख़रीदा है, और 2,000 रुपये के मेरे क्रेडिटर बन गए, जो मैंने माल उधार दिया है, यानी 2,000 रुपये के मेरे क्रेडिटर, और किसी में कुछ नहीं हुआ। तो हम इसको ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे बचेंगे हमारे पास कितने, 13,000 प्लस 7,000, 2,000 प्लस 18,000, है ना, 18 × 20 और 13 और 7 20, यानी LHS और RHS अभी तक इक्वल चल रहा है। बच्चों सबके आगे ना आप रुपीज़ लगा लेना, मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं रुपीज़ लगाना भूल गई, तो आप इसके आगे रुपीज़ ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं याद रखूँगी कि आगे से मैं भी ध्यान रखूँ, पर आपको तो ज़रूर ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स सोल्ड किए, यानी मैंने माल बेचा है, यानी मेरे पास से स्टॉक चला गया, कितने का चला गया, जिसकी कॉस्टिंग थी 2,400 रुपये की, लेकिन मेरे पास जो पैसा आया है वो आया है 4,000 रुपये, यानी लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है 1,600 का। ठीक है ना, क्योंकि माल तो 2,400 का था, लेकिन मैंने बेचा 4,000 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17,000, और 7,000 में से 2,400 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस करते हैं 6, और यहाँ पे बचेगा 6 में से, यानी 4,600। राइट, हमने लायबिलिटी कुछ नहीं है हमारे पास, और हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे 19,600, तो कैपिटल कितनी बन गई मेरी, 19,600 की मेरी अभी कैपिटल बन गई। राइट,
ट्रांजेक्शन नंबर 4 करते हैं। 4 बोल रहा है रेंट पे किया है मैंने 1000 रुपीज़ का। क्या मैंने क्या पे किया? रेंट पे किया यानी कैश में। तो मैंने कैश माइनस कर देती हूँ 1000 रुपीज़, राइट। रेंट पे किया है, रेंट क्या है मेरी? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में से होगा? मेरा रेंट एक्सपेंस है, मैंने पे कर दिया और कैपिटल में से मैंने माइनस कर दिया पहली ट्रांजेक्शन। तो ये होगी मेरी 16,000 प्लस 4,600, ठीक है। फिर मैं लगाना भूल गई रुपीज़, सॉरी, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, और प्लस इसमें से माइनस करेंगे 1000 रुपीज़, तो 18,600, राइट। आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 4 का ही सेकंड पार्ट है जो मैं 5th लिख रही हूँ, 5th नहीं है लेकिन इसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है। रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगी मेरी? आउटस्टैंडिंग लग गई यानी लाइबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट है? यहाँ पे मैंने 2000 रुपये लिखना भूल गई। 2000 रुपये जो चल रहा है, मैंने अभी पे नहीं किया है किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक और ऐड हो गया 200 रुपये, ठीक है। क्या ये मेरी लाइबिलिटी है ना? ये मेरी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी रेंट तो है ही, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो क्या होगा यहाँ से हमारे पास जो 200 रुपीज़ हैं ये हमारी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी है ना मेरी, तो इसको हम एक्सपेंस भी दिखाएंगे। यही से मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, आपको लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है। अगर स्कूल में लिखवाते हैं तो आप लिखिए, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे 16,000 तो हमारी बन जाएगा कैश। 4,600 हमारे पे बन गया, हमारा स्टॉक रह गया, और 2000 और 200 तो ये हो गया हमारे पास 2200 हमारे पास, ठीक है। यानी क्रेडिटर मेरे 2000 के हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा 200 का है। यानी इसको आप अलग भी लिख सकते हो और इकट्ठा भी लिख सकते हो, या मैं अलग इसको इकट्ठा ही लिख देती हूँ, या फिर मैं इसको अलग ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया और ये क्रेडिटर हो गया। इसको माइनस कर देते हैं हम 18,400, ये हमारी क्या बन गई? कैपिटल बच गई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ये आप ना प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर से उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देख देख के कर लेंगे कि हाँ ठीक है, तो ये आपसे होगा नहीं, फिर कहीं बीच में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मैसेज रॉयल ट्रेडर्स, किसका अकाउंट बनेगा? रॉयल ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ यानी मेरी इनकम हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी बन गई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितने की है? 5,000 की, लेकिन बिका कितने का? 7,000 का। इन 2,000 का मेरा क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, यानी जो गुड्स मैंने खरीदे थे वो 500 रुपये के ख़राब हो गए, मुझे लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कौन बियर करेगा? ऑनर बियर करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं 9th। रॉयल ट्रेडर्स का अकाउंट है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि किसका अकाउंट है ये? तो रॉयल ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है, सेम वही चीज़ बनाई है मैंने, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस स्टार्ट किया है, बिल्कुल सिंपल है। किस यहाँ पे कैश लिखते हैं 1,20,000 का, यानी 1,20,000 का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अभी लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, कैपिटल 1,20,000 से हो गई। ये क्या हुआ? पहली ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000 का, ये मेरा, इसका हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लोज किया। राइट। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? सेकंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में मैंने माल खरीदा है, कितने का? 10,000 रुपये का। तो मेरे पास स्टॉक तो आया कितने का? 10,000 रुपये का, लेकिन मेरे पास से कैश चला गया 10,000 रुपये, है ना। मेरे पास से कैश चला गया 10,000 रुपये।
इसके आगे रुपीज़ लगा देना। तो रुपीज़ हो गए 1,10,000 रुपये यहाँ बचे, प्लस ₹10,000 रुपये इधर बचे। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, राइट। थर्ड में क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपये, यानी कैश रिसीव हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास 5,000 रुपये का रेंट रिसीव हुआ है। और रेंट रिसीव क्या होती है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन रिसीव हो रहा है तो क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम कहाँ कौन होगा, इनकम कैपिटल में, ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है, कैपिटल में ऐड हो जाएगी इनकम। तो हो जाएगा ₹1,15,000, 1 हो गया 10,000 प्लस 1,25,000, ठीक है, ये हो गया 1,25,000, 1,25,000। फोर्थ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग लग गया तो क्या बन गया मेरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और सैलरी क्या है मेरी, वैसे तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा और लायबिलिटी मेरे इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो हमारे पास सैलरी कितनी आई है, 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग है, और इसमें से ही आउटस्टैंडिंग हम इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना। कैपिटल कौन बियर करेगा, देखो बियर कौन कर रहा है, कैपिटल ही बियर करेगा, क्योंकि कैपिटल क्या ऑनर का है। लॉस होगा प्रॉफिट होगा तो वही बियर करेगा। यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। राइट, कितना हुआ, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स माल बेचा है कितने का, 7,000 रुपये का, जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 5,000 की। यानी स्टॉक मेरे पास से सिर्फ 5,000 ही गया है, 5,000 का माल गया, लेकिन आए कितने रुपये हैं, 7,000 रुपये। कि 2,000 का क्या हुआ मेरे पास 2,000 का हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन ऐड करेगा, प्रॉफिट में हम कैपिटल में 2,000 रुपये ऐड कर देंगे, दिस आर प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारे पास 1,22,000, ठीक है, 1,22,000 का हमारा ये आ गया। स्टॉक मेरे पास 5,000 के बचे, क्योंकि 5,000 के निकल चुके, हमने बेच दिया माल। 2,000 रुपये का हमारा आउटस्टैंडिंग है सैलरी, प्लस इसमें हम 2,000 ऐड करेंगे तो 1,25,000 का मेरे पास कैपिटल अभी बची हुई है, राइट। आगे चलते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 500 रुपये के, आग लग गई गुड्स में, चाहे ख़राब हो गए, जल गए, तो हमारे को क्या हुआ, लॉस हुआ है, लेकिन वो स्टॉक भी तो गया है। तो 500 रुपये का हमारा स्टॉक चला गया, ठीक है। और ये लॉस कौन बियर करेगा, ये लॉस बियर करेगा कैपिटल, ठीक है। ये लॉस हुआ है ना हमें फायर से। तो अभी हम देखते हैं, तो कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ₹1,22,000 एज इट इज़ आया, प्लस 4,500 का स्टॉक रह गया मेरे पास, 2,000 रुपये की मेरी आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है सैलरी की, और 1,24,500 रुपये मेरी कैपिटल एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना बच्चों, इजी, बिल्कुल इजी है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, इतना ध्यान रखना है बस, कि सैलरी क्या है, रेंट रिसीव हुआ है कि सैलरी रिसीव हुई है, सैलरी गई है, सैलरी आई है, कब एक्सपेंस बनाना है उसको, कब आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है तो लायबिलिटी बन गई, रिसीव हो रहा है तो इनकम बन गई, एडवांस दे दिया तो प्रीपेड बन गया, वो भी एसेट है मेरी, है ना। ये चीज़ हमें याद रखनी है। असेट की आ जाएगा तो असेट में लिख देंगे, लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी में लिख देंगे, इनकम हो रही है तो कैपिटल में ऐड, प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल में ऐड, लॉस हो रहा है कैपिटल से माइनस, और एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस। इतना बस ध्यान रखना है। ये 4-5 चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन है प्रूफ दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ
सुरेश की ट्रांजेक्शन्स दे रहे हैं, बैलेंस शीट बनानी है। फिर मैं बताऊंगी बैलेंस शीट हम बाद में बनाएंगे, सबकी बैलेंस शीट मैं एक बार में बता दूंगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम असेट और लायबिलिटीज़ तो बना ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, प्रीपेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट इन एडवांस आ गया यानी मेरी एसेट बन गई। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में मैंने गुड्स परचेज किए और क्रेडिट में भी परचेज किए, यानी टोटल कितने गुड्स परचेज हुए हैं, कैश में 30 हैं, क्रेडिट में 20, यानी टोटल 50,000 के। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स माल बेचा है 30,000 का, जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी 20,000 की, यानी माल तो 20,000 का था, बेचा मैंने 30,000 का, यानी 10,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। से पेड सैलरी ₹500, सैलरी मैंने पे की है 500 की, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये का, यानी ये करंट लायबिलिटी हो गई और ये हमारी एक्सपेंस हो गया। इतना ध्यान रखना है बस। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। अब आती है बात पर्सनल यूज़। जब भी किसी के आगे पर्सनल यूज़ आ गया तो यानी क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, यानी आहरण। हिंदी में अगर बात करें तो आहरण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइंग्स। जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से या तो कुछ खरीद रहा है, कुछ माल पैसा ले रहा है, कुछ भी, यानी इसने खरीदी, पैसा तो बिजनेस से लिया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम मोटरसाइकिल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि हमें पर्सनल यूज़ आ गया। अगर यहाँ पर लिखा था बॉट मोटरसाइकिल ₹5,000, फिर हम मोटरसाइकिल खरीदते, क्योंकि फिर हम मोटरसाइकिल ही लिखते क्योंकि ये फिक्स एसेट बन जाती। लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज़ आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। जहाँ पर भी पर्सनल यूज़ आ गया वहाँ आंख बंद करके ड्राइंग्स लिख देना, बस इतनी ही बात रखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सुरेश का हमारे पास है, पहला ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश कितने का, 60,000 रुपये का। लायबिलिटी में कुछ नहीं है। सेकंड है रेंट पेड इन एडवांस। मैंने रेंट पे कर दिया एडवांस पे, यानी मेरे पास से कैश तो चला गया लेकिन मैंने पे करा है ना, तो 500 रुपये तो कैश चला गया मेरे पास से, लेकिन मेरी एक असेट बन गई जो बनेगी प्रीपेड रेंट। क्या बना, प्रीपेड रेंट। कितने से, 500 रुपये से। इन फ्यूचर मैं आगे पे नहीं करूँगी क्योंकि वो रेंट मैंने दे दिया, यानी कितने का बना, 59,500 का मेरा कैश रह गया और 500 रुपये मेरा अभी रेंट खड़ा हो गया, यानी मैंने इन फ्यूचर कुछ नहीं देना है रेंट के लिए। ठीक है, अब इक्वल चल रहा है, गुड। परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स परचेज की है कैश में 30,000 रुपये के, नहीं मेरे 30,000 रुपये चले गए मेरे पास से, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास से 30,000 रुपये कैश चले गए, लेकिन इसका मेरे पास मैंने क्या ख़रीदा है, स्टॉक ख़रीदा है, लेकिन स्टॉक मैंने ख़रीदा 70,000 रुपये का। ठीक है, और स्टॉक तो मैंने 70,000 ख़रीदा है, 17 का नहीं 50 का, 30 और 20 50। और जो ये 20,000 रुपये हैं ये मैंने क्रेडिटर से लिए, यानी मैंने माल उधार ख़रीदा है 20,000 रुपये का, तो मेरे क्रेडिटर खड़े हो गए, यानी मेरी लायबिलिटी बन गई, है ना, मेरी लायबिलिटी बन गई, मैं इन फ्यूचर दूंगी। अब इसमें कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं, तो इसमें से माइनस करूँगी मैं, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 29,500 कैश में, प्रीपेड रेंट 500 रुपीज़, और जो मेरे पास स्टॉक है वो 50,000 का है। 20,000 के मेरे क्रेडिटर खड़े हो गए हैं जो मैं पे करूँगी बाद में, और 60,000 की मेरी कैपिटल एज इट इज़ है अभी। ठीक, फोर्थ ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ ट्रांजेक्शन बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं, 30,000 रुपये आए मेरे पास, और जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 20,000 की, यानी माल कितने का गया, माल तो मेरा गया 20,000 रुपये का, लेकिन पैसा मेरे पास 30,000 रुपये आया, यानी 10,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ।
10,000 रुपये मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी, क्या बोल के कि ये मुझे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, करते हैं इसको। 59 हो गया, 59,500। 500 का मेरा प्रीपेड रेंट खड़ा हुआ है और 30,000 के मेरे पास अभी स्टॉक बचा हुआ है। 20,000 का मेरा क्रेडिटर बचा हुआ है अभी और 70,000 की मेरी अब कैपिटल हो गई। ठीक है, चलते हैं नंबर 5 पे। इतना बच्चे समझ में आ रहा है सबको। अब आती है बात पेड सैलरी 500 रुपये। सैलरी पे किए मैंने 500 रुपये में, यानी कैश मेरे पास से 500 रुपये गया और सैलरी क्या है मेरी एक्सपेंस है, तो कौन बियर करेगा, बियर करेगा कैपिटल। ठीक है, ये 5 जो ट्रांजेक्शन्स के 2 पार्ट है, मैं 2 को अलग अलग बना के बनाऊंगी आपको बताने के लिए। तो ये हो जाएगा 59,000, ये पूरा 1000 ही रह जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी, इकट्ठा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तब आप इकट्ठे कीजिएगा। 69,500। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बॉट मोटरसाइकिल। साइकिल खरीदी है किसने, पर्सनल यूज़ के लिए, यानी पैसा तो गया मेरे पास से, कैश लिखा नहीं लिखा तो फिर भी कैश तो मानेंगे हम। तो 5,000 रुपये का मेरा मोटरसाइकिल तो मैंने ख़रीद ली, कैश तो चला गया। ड्राइंग्स में किस में से माइनस करेंगे हम, कैपिटल वाला, कैपिटल में से हम 5,000 रुपये हटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑनर लेके गया है। मैंने बताया था ऑनर कुछ भी लेके जाता है, कुछ भी लाता है, हमें ट्रांजेक्शन ज़रूर करनी है। ठीक है, मना नहीं करना, लेकिन ट्रांजेक्शन ज़रूर करनी है। तो ये हमारे पास बन गया 54,000। हमारे पास कैश बचा 54,000 का। प्रीपेड रेंट 500 रुपये है एज इट इज़। 30,000 का मेरे पास स्टॉक रह गया, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। क्रेडिटर मेरे पास 20,000 के हैं और जो मेरे पास कैपिटल बची है वो बची है 54,000 की, 54,500 की। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल बची है। 54 नहीं 64, सॉरी 69 में से 5 देंगे तो 64,500 की मेरे पास कैपिटल बची है। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। जो आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स, अपने ट्यूशन मेट्स सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो इस चैनल को आपको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को आगे आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हमने 10 तक किए हैं। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन मिलते, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।